अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है दी मुग़ल एम्पायर। बरसग़ीर में मुग़लों की सल्तनत जो कि 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जारी रही, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर का इंट्रोडक्शन, कैटेगरीज और वजूहात जिनकी बिना पर मुग़ल सल्तनत का खात्मा हो। पूरे बरसग़ीर पर छाई रहने वाली इस सल्तनत का शुमार हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से होता है। तकरीबन 331 साल तक जारी रहने वाली इस सल्तनत के 19 बादशाह। ये सल्तनत मशरिक़ में बंगाल, मगरिब में बलूचिस्तान, शुमाल में कश्मीर और जनूब में तमिलनाडु तक फैली हुई थी। आम तौर पर मुग़ल एम्पायर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर से औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात तक आने वाले तमाम बादशाहों को दी ग्रेट मुग़ल्स के नाम से जाना जाता है। इनकी बहादुरी, अहलियत और फतूहात की वजह से इनका शुमार अजीम मुग़लों में होता है। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद से बहादुर शाह ज़फ़र तक आने वाले तमाम बादशाहों को दी लेटर मुग़ल्स कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान आने वाले तमाम बादशाह इंतहाई सुस्त, कमज़ोर और नाअहल थे, इसलिए इन्हें बाद के मुग़ल कहा जाता है। हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत के पहले बादशाह और बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, जिनका दौरे हुकूमत 1526 से 1530 तक था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान के शहर फरगना में पैदा हुए। 1494 में अपने वालिद तैमूर की मौत पर बाबर फरगना के बादशाह बने। उज़्बेकिस्तान का शहर समरकंद, जो कि एक वक्त में बाबर के वालिद तैमूर का दारुल हुकूमत हुआ करता था, बाबर इस शहर को दोबारा फतह करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 1497 और 1503 में कोशिशें भी की, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हुईं। इन शिकस्तों के बाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान को फतह करने का मंसूबा बनाया। 1504 में बाबर ने काबुल फतह किया। काबुल की फतह के बाद बाबर ने दोबारा समरकंद को फतह करने की कोशिश की, लेकिन अज़बकों ने इसे 1512 में दोबारा शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद बाबर ने अपनी पूरी तवज्जो हिंदुस्तान फतह करने की तरफ मोड़ दी और इसके लिए बाबर ने 1512 और 1525 के दरमियान हिंदुस्तान पर 5 बार हमले किए, लेकिन इन्हें हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने 12,000 सिपाहियों के साथ हिंदुस्तान आए और नई दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोधी, जिनकी फ़ौज की तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा थी, के साथ पानीपत के मकाम पर जंग लड़ी, जिसमें बाबर को तारीखी कामयाबी हासिल हुई। बाबर के तजर्बे ने इसे फैसला कुन जंग जीतने में मदद की। ताहम बाबर अपनी मेहनत से हासिल की हुई फतूहात से कुछ ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ ना हो सके और हिंदुस्तान पर 4 साल हुकूमत करने के बाद 1530 में यानी 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बाबर की वफ़ात के बाद इसका बेटा हुमायूं मुग़ल सल्तनत का दूसरा बादशाह बना, जिसका दौरे हुकूमत 1530 से 1556 तक जारी रहा। हुमायूं एक ना तजर्बाकार हुक्मरान था, जिसके पास न फैसला करने की सलाहियत और ना फ़ौजी महारत थी। फ़ौजी महारत और अहलियत के ना होने की वजह से हुमायूं ने 1540 में अपनी बादशाहत खो दी और शेर शाह सूरी, जो कि बाबर के दौर में मुग़ल आर्मी में कमांडर हुआ करते थे, ने मुग़ल सल्तनत का खात्मा करके अपनी यानी सूरी सल्तनत कायम कर दी। इसके बाद हुमायूं को 15 साल तक ईरान में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। 1556 में हुमायूं ने ईरानी सल्तनत के साथ मिलकर बरसग़ीर में सूरी सल्तनत का खात्मा किया और मुग़लिया सल्तनत की दोबारा बादशाह संभाली और इस दौरान हुमायूं सिर्फ 7 माह तक हुकूमत करते रहे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़लिया सल्तनत के तीसरे बादशाह, जिनका दौरे हुकूमत 1556 से 1605 ईस्वी तक जारी रहता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक मजबूत शख्सियत और एक कामयाब जनरल के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने एक मजबूत और मुस्तहकम मईशत तैयार की, बहुत सारे नए इलाके फ़तह किए और बहुत सी फतूहात हासिल करके मुग़लिया सल्तनत के साइज़ और दौलत में 3 गुना तक इजाफ़ा कर दिया। इनकी
فتوحات اور کامیابیوں کی وجہ سے انہیں اکبر اعظم یا اکبر دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جلال الدین محمد اکبر نے مغل سرحدوں کو مشرق میں بنگال اور شمال مغرب میں افغانستان اور ایران کی سرحدوں تک پھیلا دیا، ایک طاقتور فوجی نظام بنایا اور بہت سی سیاسی اور سماجی اصلاحات کیں۔ مغل ریاستوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں نظم و نسق کا مرکزی نظام قائم کیا۔ جلال الدین محمد اکبر نے فرقہ وارانہ ٹیکس کو ختم کیا، اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر غیر مسلموں کو تعینات کیا۔ اکبر کو فن، ثقافت اور ادب سے خصوصی لگاؤ تھا اور اس نے سنسکرت، اردو، عربی اور کشمیری میں لکھی ہوئی 24,000 جلدوں کی ایک لائبریری بنائی۔ جہانگیر مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ جن کا دور حکومت 1605 سے 1627 عیسوی تک جاری رہا۔ جہانگیر کو شہزادہ سلیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہی شہزادہ سلیم ہیں جن کی لو سٹوری کا تذکرہ نادرا یعنی انارکلی کے ساتھ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ انہوں نے انارکلی کی موت کے بعد اپنے باپ یعنی جلال الدین محمد اکبر سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی ایک الگ سلطنت قائم کر لی۔ جہانگیر کا شمار بھی عظیم مغل بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ جہانگیر میں شراب پینے کی کمزوری تھی، لیکن انہوں نے اپنے 23 سال کے دوران تخت پر ایک عظیم اور عادل بادشاہ کی حیثیت سے شہرت پیدا کی۔ شاہ جہاں مغل سلطنت کا 5واں بادشاہ جس کا دور حکومت 1628 سے 1658 تک جاری رہا۔ شاہ جہاں کو شہنشاہ جہانگیر کے 4 بیٹوں میں سب سے زیادہ قابل سمجھا جاتا تھا۔ 1627 میں جب جہانگیر کی موت ہوئی تو اس کے بیٹوں میں جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ شاہ جہاں نے تخت کے لیے اپنے تمام حریفوں کو قتل کر دیا اور 1628 میں شہنشاہ بن گیا۔ اگرچہ شاہ جہاں ایک قابل فوجی کمانڈر تھا، لیکن اسے اس کی تعمیراتی کامیابیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے برصغیر میں بہت سی شاندار عمارتیں بنوائیں، جن میں نئی دلی میں لال قلعہ، آگرہ میں تاج محل اور لاہور میں شاہ جہاں مسجد وغیرہ شامل ہیں۔ 1657 میں جب شاہ جہاں شدید بیمار ہو گیا تو اس کے بیٹوں کے درمیان جانشینی کی جنگ چھڑ گئی۔ اورنگزیب فاتحانہ طور پر ابھرا اور تخت نشینی سنبھال لی۔ 1658 میں جب شاہ جہاں اپنی بیماری سے صحت یاب ہوا تو شہنشاہ اورنگزیب نے اسے آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور پھر 1966 تک شاہ جہاں کو نظر بندی کی حالت میں ہی موت ہوئی۔ محی الدین محمد اورنگزیب مغلیہ سلطنت کے چھٹے بادشاہ جن کا دور حکومت 1658 سے 1707 تک جاری رہا۔ اورنگزیب نے تقریباً تمام بر صغیر پر حکومت کی۔ اس نے جنوب میں بہت سی فتوحات حاصل کیں اور بہت سارا نیا علاقہ فتح کر کے مغل سلطنت کو 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ تمام مغلوں میں سے جہانگیر نے ہندوستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنایا۔ اس نے پورا قرآن حفظ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا۔ جہانگیر نے اسلامی اور عربی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی بھی کی۔ اب یہاں سے مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد آنے والے تمام بادشاہ انتہائی سست، کمزور اور نااہل تھے، جس کا سلطنت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور جس کا خمیازہ مغلیہ سلطنت کے خاتمے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ بہادر شاہ اول جن کا دور حکومت 1707 سے 1712 تک رہا، انہوں نے مرہٹوں کے ساتھ سمجھوتا کیا، پنجاب میں سکھوں سے دوستی کر لی اور اپنے والد کی تمام مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد جہاندار شاہ جن کی زیادہ تر توجہ ناچ گانے کی طرف رہتی اور وہ اپنے حکومتی معاملات ایک ناچنے والی لڑکی لال کماری کے مشورے پر طے کرتے۔ فروخ سیار جن کا دور حکومت 1713 سے 1719 تک رہا، انہوں نے حکومت کو کسٹم ڈیوٹی ادا کیے بغیر بنگال میں سامان درآمد کرنے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال کے لیے ڈیوٹی فری تجارتی حقوق عطا کیے۔ اس کے بعد ناصر الدین محمد شاہ جن کا دورانیہ 1719 سے 1748 تک رہا،
नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को सल्तनत के मामलात से ज़्यादा गाना और नाचना पसंद था। उन्होंने मराठों के साथ एक तवील जंग लड़ी जिसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बदले में दक्कन और महाराष्ट्र को खोना पड़ा। मार्च 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने अपनी फ़ौज के साथ करनाल यानी हरियाणा की जंग में मुग़लों की फ़ौज को आसानी से शिकस्त दी और बिला आखिर मुग़ल सल्तनत के दारुल हुकूमत यानी नई दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। शाह आलम दोम मुग़ल सल्तनत के 70वें बादशाह जिनका दौरे हुकूमत 1759 से 1806 तक जारी रहा। शाह आलम को अपने दौरे हुकूमत में बहुत से बैरूनी हमलों का सामना करना पड़ा जिनमें अफ़गानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली और मराठा सल्तनत के दरमियान होने वाली पानीपत की तीसरी जंग भी शामिल है। ये जंग 1761 में लड़ी गई जिसमें अफ़गानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली को फतह हासिल हुई और नई दिल्ली को मराठों के कब्ज़ों से आज़ाद करा के अपनी सल्तनत कायम की। लेकिन ये फतह कुछ ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी और 1771 में मराठों ने दोबारा जंग लड़ी और अफगानों के कब्ज़ों से नई दिल्ली को आज़ाद कराया। बहादुर शाह जफ़र मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। जब वो तख्त पर बैठे तो इनकी उम्र 60 साल से भी ऊपर थी। बहादुर शाह जफ़र को रियासती कामों से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ना थी। अलबत्ता वो एक अच्छे शायर और ख़तात होने के साथ साथ सूफ़ी भी थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद इन्हें बर्मा रोहिंग्या में जलावतन कर दिया गया जहां वो 87 साल की उम्र में 1862 में इंतकाल कर गए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल की वजूहात। औरंगज़ेब की तरफ से जनूब को फतह कर लेने के बाद मुग़लिया सल्तनत इस कदर वसी हो चुकी थी कि बाद के बादशाहों के लिए इसका नज़्म व नस्क चलाना अमली तौर पर नामुमकिन हो चुका था। राब्ते मुश्किल थे, फासले बहुत ज़्यादा थे, चनाचा सल्तनत अपने ही बोझ तले गिर गई। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद आने वाले मुग़ल बादशाहों में सल्तनत के मामलात से निपटने के लिए कोई ज़रूरी खसूसियात ना थीं। नतीजतन वो इस सल्तनत को बरकरार ना रख सके जो कभी शान व शौकत की अलामत समझी जाती थी। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल की दूसरी बड़ी वजह जानशीनी के असूल का ना होना था। मुग़ल बादशाहों ने जानशीनी के लिए कोई बाकायदा असूल मुकर्रर ना किए थे। जब भी कोई बादशाह मरता तो बहुत से शहजादों के दरमियान जानशीनी के लिए जंग शुरू हो जाती। जैसा कि औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह अव्वल अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठा, इसी तरह जहांदार शाह ने भी अपने तीनों भाइयों को कत्ल करके तख्त हासिल किया और फिर इसी जहांदार शाह को 1 साल के अंदर इसके भतीजे ने भी कत्ल कर दिया। इसी तरह फ़र्रुखसियार भी अपने मुखालफिन को मारकर तख्त पर बैठा। चुनाचे इस तरह के वाक़यात से उमरा और फ़ौज कई ग्रोहों में बट गई। कई तजर्बाकार जर्नेल मारे गए। मुग़ल बादशाहों के बेटों के दरमियान होने वाली जानशीनी की इस जंग ने मुग़लिया सल्तनत को बहुत नुकसान पहुंचाया। सल्तनत के ज़वाल की तीसरी बड़ी वजह मरकज़ी हुकूमत का कमज़ोर होना था। एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत एक मजबूत सल्तनत के लिए शर्त होती है। जब मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर हो जाती है तो मुल्क में बगावतें और हलचल मच जाती है, जैसा कि औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद आने वाले मुग़ल बादशाहों के दौर में हुआ। बाद के मुग़ल बादशाहों के दौर में ओध और बंगाल जैसे सूबे ताकतवर हुक्मरानों के मातहत थे जो मरकज़ी हुकूमत यानी दिल्ली की हुकूमत को बराए नाम अहमियत देते थे। ये सूबे अमली तौर पर आज़ाद हो चुके थे। जब मुग़ल बादशाहों का मरकज़ी हुकूमत पर कंट्रोल ख़त्म हुआ तो दक्कन के मराठों, पंजाब के सिखों और आगरा और दिल्ली के जटों ने भी हालात का इस्तेसाल किया और अपने अपने इलाकों में कई आज़ाद रियासतें कायम कर दीं। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल की एक और बड़ी वजह बैरूनी हमलों का बहुत ज़्यादा होना था। जैसा कि मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में हिंदुस्तान पर ईरान के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया। इस हमले ने मुग़ल सल्तनत को शदीद धचका पहुँचाया। दिल्ली में कत्ल गारत और लूट मार का बाजार गर्म हो गया और मुग़ल बादशाहों की मुल्क पर मुकम्मल गिरफ्त ख़त्म हो गई। इसके बाद होने वाले मराठों के हमलों और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान होने वाली
پانی پت کی تیسری جنگ نے بھی مغلیہ سلطنت کی باقی ماندہ طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔